नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के मिनी मॉक टेस्ट इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं और आज इसका ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है। दोस्तों ये टेस्ट पेपर जो है विस्तृत व्याख्या के साथ कवर करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में सवाल ना भी रिपीट हों तो उनकी व्याख्या से आप जो है बहुत आसान तरीके से सवालों के उत्तर दे पाएँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपकी आगामी परीक्षाएँ जैसे जो यूपीएसआई है, होमगार्ड है या यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, इनके लिए भी आप इस टेस्ट पेपर को जो है देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जीके जीएस का सिलेबस लगभग सबका सेम है और यहाँ हम अच्छे से डिटेल वे में कवर करेंगे, तो यहाँ से जो है आपको उन परीक्षाओं में भी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास का पहला सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेख स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? बताइए, धमेख स्तूप का जो निर्माण है किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश या मौर्य वंश? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोस्तों इसमें मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और कब? तो ये 249 ईस्वी में। कब? 249 ईस्वी में। इसकी नींव किसने रखी थी? तो अशोक ने रखी थी। अशोक ने इसकी नींव रखी थी। और अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, धमेख स्तूप का निर्माण जो है मौर्य वंश में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन बनकर तैयार किस वंश में हुआ था, किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में तैयार हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, धमेख स्तूप है कहाँ पर? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो धमेख स्तूप कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में यह अवस्थित है धमेख स्तूप। अच्छा, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, यहां पर बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश के लिए भी यह जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानने ज़रूरी थे, जिनको हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान? कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये पालीताड़ा मंदिर जो है कहाँ पर? यह गुजरात में अवस्थित है। और गुजरात के भावनगर जिले में, गुजरात के भावनगर जिले में वहाँ एक शत्रुंजय की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? शत्रुंजय की। शत्रुंजय पहाड़ी पर जो है यह अवस्थित है और यह जो है जैनियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यह जो है पालीताड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो यह ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव को समर्पित है, जो कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर भी थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। इन्हीं को यह जो है यह समर्पित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था। पालीताड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुमारपाल सोलंकी। कुमारपाल सोलंकी ने जो है इसका निर्माण करवाया था, 11वीं सदी में करवाया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये पालीताना जो शहर है इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये जो पालीताना का शहर है ये तो मंदिर ही है, लेकिन इसका जो शहर है मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में जो है दर्शाता है। मुगल सम्राट जो हैं उनके क्रम से संबंधित सवाल पूछा गया है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब से संबंधित है। इनको आपको जो है क्रम में लगाना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी बाबर ने। बाबर ने किया था। और इनका जो काल है 1526 से 1530 तक था। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है आता है हुमायूं। उसके बाद आता है
हुमायूं, और इसका शासनकाल है 1530 से 1540। 1540, अच्छा दोबारा भी बनता है 1555 में। 1555 में जो दोबारा बनता है, फिर 1556 तक रहता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, 2 बार बना था ये शासक। और उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल क्या है? ये है 1556 से 1605, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं फिर जहांगीर। इनका शासनकाल क्या है? 1605 से 1627 तक था, ठीक है। अब फिर शाहजहां। इनका शासनकाल क्या है? 1627 से लेकर के 1658, ठीक है, 1627 से 1658। फिर आते हैं औरंगजेब। इनका शासनकाल क्या है? 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1707 ईस्वी तक। ये जो है मुगल सम्राटों का जो है कालक्रम है। इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो ये डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आगे की परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई? बताइए, श्रीरंगपट्टनम में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है उसमें किसकी हत्या हुई है? तो किसकी हत्या हुई है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या हुई है। टीपू सुल्तान जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। अच्छा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो ये 1798 से 1799 में हुआ था। ये भी एक डेट ध्यान रखना है आपको, 1798 से 99 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध हुए थे। इनमें पहला कब हुआ था? पहला जो हुआ था वो 1767 से लेकर 69 के बीच हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा 1780 से 84 के बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा, तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1789 से 1792 के बीच में। ये 3 युद्ध हुए और चौथा ये युद्ध है। तो इनकी डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें जो है चौथा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और जो है मैसूर साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो है 1799 में मारा गया था, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? बताइए, असहयोग आंदोलन, सैन्य विद्रोह, चंपारण आंदोलन या बंगाल विभाजन? दोस्तों अगर आपको इनकी डेट पता रहेगी तो आप इसका जो है कालक्रम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 से 22 में। कब हुआ था? 1920 से 22 में हुआ था। और वहीं पर चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये सैन्य विद्रोह जो लिखा हुआ है, सैन्य विद्रोह, ये कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था, 1857 में। और ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में, 1917 में। और वहीं पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में, 1905 में। अब आप इसका जो है कालक्रम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो 1857 में हुआ था सैन्य विद्रोह, फिर बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, फिर चंपारण आंदोलन 1917, फिर असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 में। तो डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। हमने इनकी आपको डेट बताई है, आपको ये डेट ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? बताइए, मनी बिल या धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, 109, अनुच्छेद 115 या 113? बताइए। तो दोस्तों मनी बिल को यानी कि धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। इसमें जो है कराधान और सार्वजनिक व्यय से संबंधित जो विषय होते हैं इनको शामिल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, धन विधेयक के संदर्भ में इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसे कहाँ पर सबसे पहले पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में, लोकसभा में ही इसको जो है पेश किया जाता है। ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। इसे राज्यसभा में शुरुआत में पेश नहीं किया जाता है। जब लोकसभा से यह पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास इसको भेजा जाता है और 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा इस पर जो है सहमति देने के लिए जो है वो है मतलब बाध्य है। अगर वो नहीं देती है तो यह पारित मान लिया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कमल जो है किस राज्य का राज्य फूल है, बताइए। कमल जो है किस राज्य का राज्य फूल है? उड़ीसा, पंजाब, मणिपुर या कर्नाटक? दोस्तों कमल जो है कहाँ का जो है राज्य पुष्प है? तो ये कर्नाटक का जो है राज्य पुष्प है। इसके अलावा ये कहाँ का है? तो ये हरियाणा का भी है, हरियाणा का भी है, ठीक है। इसके अलावा यह जम्मू और कश्मीर का भी है, जम्मू और कश्मीर का भी यह जो है राज्य पुष्प है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइए, पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या यूएसएसआर? तो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह यूएसएसआर से लिया गया है, रूस से। आपको रूस से समझ लेना है, रशिया से लिया गया है, यूएसएसआर से। अच्छा, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1951 में प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के जो है मॉडल पर आधारित थी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? बताइए, द्विसदनीय जो विधानसभा है उसका मतलब क्या है? विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या अन्य जो विकल्प हैं उनमें विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपको मैं पूरी तरीके से समझा देता हूँ अच्छे से। जो द्विसदनीय विधानसभा होती है इसका तात्पर्य क्या होता है? तो एक राज्य जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है वहाँ पर जो है द्विसदनीय विधानसभा माना जाता है। जो विधानसभा होती है, विधानसभा ये होती है निम्न सभा, निम्न सदन। ये क्या होती है? ये निम्न सदन होता है। और वहीं पर विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद यह उच्च सदन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यह उच्च सदन माना जाता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर है वर्तमान में विधान परिषद जो है? भारत के कितने राज्यों में है? तो भारत के यह 6 राज्यों में है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, 6 राज्यों में। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला तो है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा है बिहार, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो है वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत बार सवालों में ये सवाल सीधे तौर पर बने हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर या प्रधानमंत्री? बताइए। दोस्तों, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति जो है अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के जो विस्तार हैं, कार्यक्षेत्र हैं, इनके संचालन के लिए जो है इसको बनाया जाता है। अच्छा, इसका गठन कब किया गया था? पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 मई 2005 को, 3 मई 2005 को जो है इसका गठन किया गया था। और इस समिति का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इस समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला सवाल, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ये अंडाकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
ग्रहों के जो परिपथ होते हैं इनका सामान्य आकार अंडाकार का होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी जो है अंडाकार मार्ग पर घूमती है। अच्छा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परिभ्रमण कहा जाता है। जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो परिभ्रमण कहा जाता है, जब सूर्य की परिक्रमा करेगी तो उसे परिक्रमण गति कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, सूर्य के परिक्रमण के कारण ही सूर्य की किरणों का तिरछा होना, सीधा होना, ये आपको दिखाई देता है। कर्क रेखा और मकर रेखाओं का निर्धारण आप इसके आधार पर करते हैं। 6 महीने के दिन और रात का निर्धारण इसी से होता है। जलवायु ठंडी और जो गर्मी पड़ती है इसी के आधार पर होती है। दिन रात का छोटा बड़ा होना इसी के आधार पर होता है, सूर्य की परिक्रमण गति के कारण। अगर आपसे जो है स्टेटमेंट में सवाल पूछा जाए तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? झारखंड की गुआ की खान जो है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। किससे? यह लौह अयस्क से संबंधित है। और यह कहाँ पर है? तो सिंहभूम जिले में। जो गुआ की खान है कहाँ पर? सिंहभूम जिले में। सिंहभूम जिले में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से मुख्य रूप से कौन से लोहे का जो है अयस्क निकाला जाता है? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट। चलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? बताइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो वह है 0.03%। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से और कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर जो है इसका निर्माण होता है CO2 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कैसे होता है? कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर यह बनती है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? बताइए, कौन सा हाईवे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH44, NH8, NH35 या NH20? तो दोस्तों NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, पहले कौन था? तो पहले था NH7। यह जो है राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो सवाना, फेन, प्रेयरी या स्टेपी, कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो आप सभी लोगों ने इनको ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें फेन जो है ये घास का मैदान नहीं है, जबकि सवाना कहाँ का है? तो यह अफ्रीका का। कहाँ का है? अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ध्यान रखिएगा, सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वहीं पर अगर बात करें प्रेयरी की, तो प्रेयरी कहाँ का है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण और शीतोष्ण में आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अच्छा, बात करें स्टेपी की, तो स्टेपी कहाँ का है? तो यह यूरोप और एशिया में जो है घास के मैदान होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय यूरोप और एशिया में ये घास के मैदान है। ठीक है, अच्छा, डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाउन्स कहाँ का है? तो ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो सवाना है ये उष्णकटिबंधीय है, बाकी अन्य जो हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय हैं। चलिए, रिक्त स्थान क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। यानी कि वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का जो है इस समय क्षेत्र बना हुआ है? रसायन, दूरसंचार, खनन या वस्त्र? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि वस्त्र का जो उद्योग है यह कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। ठीक है, और इसमें जो है सूती, रेशमी, ऊनी, जूट आदि प्रकार के जो है चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगर हम इसको सूत्र के माध्यम से समझें तो NDP बराबर क्या हो जाता है?
तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास ये क्या हो जाता है, तो एनडीपी निकल आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि कुल में से अगर मूल्यह्रास को निकाल दिया जाए तो नेट वाला जो है निकल आता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका ढलान धनात्मक होगा, यह औसत उत्पादन से अधिक होगा, यह औसत उत्पादन के समान होगा, यह औसत उत्पादन से कम होगा। तो दोस्तों जब औसत उत्पादन घट रहा होता है तो सीमांत उत्पादन जो होता है औसत उत्पादन से कम होता है, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। लेकिन जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पाद जो है औसत उत्पाद से ऊपर होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्न में से किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, पोंगल, ओणम, दिवाली या दशहरा। तो दोस्तों विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है, तो दशहरा के नाम से जाना जाता है और यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरा पर्व जो है हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास, जिसे आप सामान्य भाषा में क्वार कहते हैं, कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या 9 मार्च को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यह महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो क्षेत्र हैं, इनमें भागीदारी के लिए जो है, इनके सम्मान और प्रशंसा के लिए इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताना है आपको। तो उनका नाम बताना है जिन्होंने पहली बार जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता था, भारत के व्यक्ति हैं। गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद या झुंपा लाहिरी। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, तो गोविंद बिहारी लाल ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता था। ठीक है, अच्छा पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो 1917 से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के। ठीक है, और यह अमेरिका का पत्रकारिता के संबंध में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह कहाँ का है, तो यह अमेरिका का है। यह भी बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है, तो अमेरिका का है। और सन 1937 में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। इन्होंने कब पाया था, तो 1937 में, 1937 में पाया था। और 2021 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार हैं उनका नाम क्या है, मेघा राजगोपालन। 2021 में जिनको दिया गया था, 2021 में मेघा राजगोपालन, मेघा राजगोपालन, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से भी सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो है सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और इसमें जो है यूएन में कितनी भाषाएं हैं, 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और इसमें 15 न्यायाधीश हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम किसके नाम पर जो है रखा गया है, बताइए। चाइना मैन आपने देखा होगा कि कुलदीप यादव को कहा जाता है भारत में चाइना मैन गेंदबाज। अच्छा इस चाइना मैन की शैली किसके नाम पर रखी गई है, चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाजी के नाम पर, चीनी मूल के एक वेस्टइंडीज गेंदबाज के नाम पर। दोस्तों इन्हीं के नाम पर जो है चाइना मैन की ये जो है गेंदबाजी की शैली का नाम रखा गया है। अच्छा इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है, तो यह है एलिस अचांग। इनका नाम क्या है, एलिस अचांग, एलिस अचांग। ठीक है, अच्छा जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है जब अपनी उंगलियों के बजाय कलाई से गेंद को घुमाता है तो उस गेंदबाज को हम क्या नाम देते हैं, चाइना मैन गेंदबाज। अच्छा ठीक है, 1930 में इन्होंने जो है इनके नाम पर यह नाम पड़ा है, 1930 में
ये ऐसी गेंदबाजी करने वाली जो है प्लेयर थी। हमारा अगला सवाल, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहर नेहरू के द्वारा जो है इसको उद्घाटित किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया है? बताइए, इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया है? मैडम कामा को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, एनी बेसेंट को, या सरोजनी नायडू को? किसको? बताइए। तो किसको दिया गया है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैंप का जो है खिताब दिया गया है। और आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की ये जन्मदाता भी मानी जाती हैं। ये जो है आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता भी मानी जाती हैं। जन्मदाता ये मानी जाती हैं। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा लेडी विद द लैंप का? दीपक वाली महिला। दीपक वाली महिला। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। दया व सेवा भाव की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है द लेडी विद द लैंप की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आज की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाए आप उनसे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।